हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लास्ट क्लास में हेनरी का नियम की बात कर चुके थे। थोड़ा हेनरी को और मॉडिफिकेशन करके मैं आज हेनरी से स्टार्ट करूँगा। और जो आज के हमारे टॉपिक रहेंगे वो हैं हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के दो होंगे। राउल्ट्स लॉ वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए, वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के बाद में हम बताएंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बाद में बात करूंगा आइडियल सॉल्यूशन की। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव डेविएशन वाला और एक होता है नेगेटिव डेविएशन वाला। तो मैं अब बात करूं पहले आपसे हेनरी लॉ की। तो हेनरी लॉ क्या होता है? तो हेनरी लॉ में हम समझें कि जो कोई भी गैस होती है ना, गैस, अब गैस को क्या है, हम लिक्विड में सॉल्युबल कर रहे हैं, उसको घोल रहे हैं, तो जो उसकी विलेयता है, गैस की जो लिक्विड में विलेयता है, सॉलिडिटी है, वो उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ये कहता है भैया हेनरी। हेनरी कहता है कि किसी जो गैस की विलेयता है, किसी द्रव में गैस की विलेयता उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। और अगर कोई भी जो गैस है, अब गैस घुली हुई है द्रव में, तो जो उसकी मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन के बराबर होती है। जो आंशिक दाब लगेगा वो उसके जो मोल फ्रैक्शन है उसके समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कहता है हेनरी। अब हेनरी के नियम में देखो हम समझेंगे। तो हेनरी का जो नियम है वो ये कहता है भैया कि जो आंशिक दाब है, आंशिक कोई भी, जैसे हम उसको कंटेनर में लेंगे, आप ये समझो कोई भी चीज है, सॉल्यूशन जो पार्ट है हमारा, सॉल्यूशन पार्ट में क्या करते हैं हम, जैसे कोई भी कंटेनर है, ये कोई भी कंटेनर है, या सॉलिड है, जहाँ यह लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड है। अब जैसे आप समुद्र वगैरह, नदियों वगैरह में देखते हैं कि उसमें मछलियां वगैरह जिंदी रहती हैं। तो मछलियां जिंदी कैसे रहती हैं? क्योंकि उसमें जो वाटर है ना, वाटर, वाटर में क्या घुली हुई ऑक्सीजन पाई जाती है जलीय अवस्था में, जिससे क्या वो घुलित अवस्था की O2 को वो जीव जंतु ग्रहण करते हैं और जीवित रहते हैं। तो उनमें गिल्स वगैरह पाए जाते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए। तो वही बात हम बात कर रहे हैं कि कोई भी सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन में कोई भी, जैसे अब मैं गैस को घोलूं, यहाँ कोई भी गैस को मैं सोल्यूबल कर रहा हूं, तो गैस सोल्यूबल होगी। अब इसके बाद में जो इसकी जो ये है बाउंड्री, अब जो बाउंड्री है, बाउंड्री पर कोई ना कोई प्रेशर होगा। अब जो ये प्रेशर है, इसके लिए डाल्टन ने बताया था, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है। तो डाल्टन ने बताया था कि जो भी गैस है, गैस की जो द्रव में विलेयता है वो उसके द्रव की सतह पर डाले गए वाष्प दाब की समानुपाती होती है। जैसे आंशिक दाब P समानुपाती S, जो प्रेशर है वो सॉलिडिटी के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब मैं बात करता हूं, अगर कोई गैसीय मिश्रण है, तो गैसीय मिश्रण ले रहे हैं हम, कोई भी गैसीय मिश्रण लेंगे, तो गैसीय मिश्रण की जो विलय, जो उसकी मोल भिन्न है, तो उसके समानुपाती होगा P समानुपाती X गैस, इसके समानुपाती होगा। जो प्रेशर है, वो जो गैस मिला रहे हैं ना उसमें लिक्विड में, तो उसके क्या समानुपाती होता है, वो समानुपाती होगा। तो अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो कांस्टेंट है, इसको हटाऊंगा मैं, इसको हटाने के बाद कोई ना कोई मैं कांस्टेंट का यूज करूंगा। तो कांस्टेंट का यूज करने के बाद क्या देखो, P बराबर KH और X, ये मैं यहाँ यूज करूंगा। अब जो KH है, KH कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये क्या टेम्परेचर के साथ परिवर्तित होता रहता है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो KH की वैल्यू बढ़ जाएगी। टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा मैं तो KH की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी भैया। KH की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जो गैस घुल रही है ना इसमें लिक्विड में, इसकी सॉलिडिटी हो जाएगी कम। तो सॉलिडिटी हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज हो जाएगी। ये कहता है हेनरी लॉ। अब हेनरी लॉ होता है P बराबर KH X।
अब एक्स सॉल्यूट है, एक्स सॉल्यूट है तो उसमें एक्स गैस है ये। अब गैस सॉल्यूट ही होगी क्योंकि सॉल्वेंट वाटर है तो सॉल्यूट होगी। तो अब देखो एक्स गैस को क्या लिख सकता हूं मैं, एन गैस अपॉन एन टोटल, एन टोटल। अब टोटल का मतलब आप समझ रहे हैं कि एन सॉल्यूट के भी हैं और सॉल्वेंट के भी हैं। तो देखो फिर लिखेंगे हम, अब ये हो गया तो P बराबर के एच इंटू एन गैस अपॉन एन टोटल, एन टोटल। अब यहां आप समझ रहे हैं P तो हो गया प्रेशर, P तो प्रेशर हो गया, के एच हो गया हेनरी कांस्टेंट और एन हो गए मोल्स ऑफ सॉल गैस। तो मोल्स ऑफ गैस निकाल लेंगे आप, वाटर में घुली हुई है तो वाटर ले लेंगे, वाटर का मोल आ जाएंगे 18 और गैस कोई भी घुली हुई है उसके मोल निकाल लेंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा। और जो केएच ये हेनरी कांस्टेंट है ना, इसकी जो यूनिट होगी केएच की, जो भी यूनिट होगी ना वो प्रेशर की यूनिट के बराबर होगी, प्रेशर की यूनिट के बराबर होगी, ये आप याद रखोगे। अब मैं बात करूंगा आपके सामने राउल्ट्स लॉ की। राउल्ट्स लॉ क्या होता है तो राउल्ट्स लॉ समझेंगे आप आगे। जो राउल्ट्स लॉ है ना वो हेनरी लॉ का मॉडिफिकेशन है, बात वही है। इसमें क्या होगा देखो, राउल्ट्स लॉ क्या होता है, राउल्ट्स लॉ कहता है, राउल्ट्स लॉ के लिए क्या होगा देखो, राउल्ट्स लॉ में क्या होता है कि जैसे कोई भी गैस है उसको द्रव में घोल रहे, अब वो सॉलिड भी हो सकती है और सॉल्वेंट भी हो सकती है अगर बाष्पशील द्रव है। अगर कोई भी बाष्पशील के लिए बात करूं मैं, बाष्पशील द्रव के लिए बात करूं तो उसमें क्या होगा, जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट के मध्य अगर इंटरेक्शन ज्यादा होगा, अगर इंटरेक्शन जैसे ये देखो ए और बी, मैं बात कर रहा हूं राउल्ट्स लॉ की, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ में क्या होगा कि कोई भी जैसे मॉलिक्यूल है ए और बी, अब इसको मैं जल में डाल रहा हूं, देखो इसको जल में डाल रहा हूं, सॉल्वेंट होगा कोई भी। अगर जो ए और बी का जो इंटरेक्शन है, अगर ये इंटरेक्शन हो मोर इंटरेक्शन हो, मोर इंटरेक्शन हो, अब मोर इंटरेक्शन होगा तो हमें क्या टेम्परेचर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। टेम्परेचर जैसे देंगे तो ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी का यूज करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी का यूज करना पड़ेगा तो वाष्प दाब भी बढ़ जाएगा, जिसके लिए जितना हमें एनर्जी देनी पड़ेगी तो उसके लिए वाष्प दाब भी बढ़ जाएगा, अर्थात उसकी जो वेपर है वो कम से कम बनेगी, ये जानो आप। और अगर ये इंटरेक्शन इनका है लेस, ये इंटरेक्शन अगर इनका लेस हो जाए, कम होगा तो जो इनके मध्य बॉन्ड है ये क्या आसानी से टूट जाएंगे, आसानी से टूटने के बाद क्या होगा, इनकी वाष्प ज्यादा से ज्यादा बनेगी। तो ये जो बात मैं कर रहा हूं ये तो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए, किसके लिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन में क्या होता है भैया कि अवाष्पशील द्रव डाल रहे हैं सॉल्वेंट में, अब सॉल्वेंट में डाल रहे हैं ऐसा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो उसमें क्या है जो सॉल्वेंट है उसकी जो साइट है वो साइट फ्री नहीं होती, साइट फ्री नहीं होती तो उनके मध्य इंटरेक्शन कम होगा, इंटरेक्शन कम होगा तो उनकी जो वेपर है वो कम से कम बनेगी। जब साइट ही फ्री नहीं है तो वेपर किसकी बनेगी। और जब अगर मैं बाष्पशील डाल रहा हूं, बाष्पशील में तो क्या होगा कि दोनों ही ऊपर जाने के लिए तैयार है, बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा और उनकी वेपर क्या सबसे ज्यादा बनेगी। तो आप एक चीज याद रखोगे, जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर के लिए दो चीज आप याद रखोगे कि वेपर प्रेशर में दो चीजें होनी चाहिए। तो देखो वेपर प्रेशर के लिए क्या कहूं मैं, वेपर प्रेशर में आप समझेंगे जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर है ये व्युत्क्रमणपाती होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
इंटरमोलिकुलर मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। अंतर आणविक आकर्षण बल के तो ये होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो वेपर प्रेशर है ना, ये 1 बॉइलिंग पॉइंट के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉइलिंग पॉइंट, तो ये चीज आप हमेशा याद रखोगे। बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा उसकी वेपर उतनी ही कम बनेगी। तो आप देखेंगे कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जब हम एवाशील द्रव मिलाते हैं ना, एवाशील कोई भी सॉल्यूट मिलाते हैं सॉल्यूशन में, तो उसकी क्या वेपर कम से कम बनती है, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है। और इंटरेक्शन अगर सबसे ज्यादा होंगे, इंटरेक्शन भी सबसे ज्यादा होंगे, तो इंटरेक्शन ज्यादा होने पर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अगर वेपर प्रेशर भैया बढ़ रहा है तो आपको याद रखना चाहिए कि इंटर मोलिकुलर जो अट्रैक्शन है वो भी कम है उनके मध्य में, और अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी कम बनेगी। क्योंकि एक तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई भी लिक्विड है वो उबलता है, और एक उसके लिए 110 115 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे रहे हैं फिर भी नहीं उबल रहा, तो उसकी वेपर क्या कम से कम बनेगी। तो ये याद रखोगे, बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ रहा है किसी का तो वेपर प्रेशर हो जाएगी कम, वेपर प्रेशर उसका हो जाएगा कम, और अगर बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम है उसकी वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, अर्थात उसकी वेपर सबसे ज्यादा बनेगी। ये चीज आप याद रखोगे। अब मैं बात करता हूं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन में राउल्ट्स लॉ क्या कहता है भैया, ये चीज समझो आप। राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। यह कहता है कि कोई भी जो प्योर फॉर्म है लिक्विड की, प्योर फॉर्म में कोई भी लिक्विड है, उसमें अगर हम नॉन वोलेटाइल कोई मिक्सचर है, नॉन वोलेटाइल मैटर है वो मिला रहे हैं, जैसे कोई भी प्योर फॉर्म है किसी भी जैसे वाटर ले लूं, कोई भी ले लूं लिक्विड, उसमें कोई हम नॉन वोलेटाइल मिक्स जो भी मैटर है वो मिला रहे हैं, तो उसमें क्या होगा भैया कि वो क्या है कि जैसे कोई भी शुद्ध द्रव है, शुद्ध लिक्विड है, तो उसमें क्या है साइड प्रेजेंट नहीं होंगी रिएक्शन करने के लिए। जो नॉन वोलेटाइल मिला रहे हैं ना मिक्सर, उससे इंटरेक्शन कम से कम होगा, उसका जो लिक्विड है उसका इंटरेक्शन कम होगा। अब कम होगा तो साइड कम होंगी, साइड कम होंगी तो उसकी वेपर क्या कम बनेगी। अब वेपर कम कैसे बनेगी, देखो उसमें इंटरेक्शन ही नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है तो वेपर कहां से बनेगी, तो वेपर कम बनती है। तो आप एक चीज याद रखोगे कि जो प्रेशर है और ये क्या कांस्टेंट टेम्परेचर होती है, ये नहीं कुछ भी टेम्परेचर ले लिया हमने, तो इसके लिए कंडीशन होती है कांस्टेंट टेम्परेचर, नियत ताप पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो किसी गैस की जो कोई भी जो पदार्थ मिक्सर है, एवाशील जो विलय है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है कांस्टेंट टेम्परेचर पर नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट है, उस सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन है नॉन वोलेटाइल वाला सॉल्यूशन है, उसकी जो विलयन का जो वेपर प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन का होगा कोई ना कोई वेपर प्रेशर। अब जो वेपर प्रेशर है ना वो सॉल्वेंट की जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है ना इसमें, उसके मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन कांस्टेंट टेम्परेचर हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के समानुपाती होता है भैया।
अब देखो इसमें क्या होगा, अवाशील द्रव है, तो आप याद रखोगे इसके लिए कि जो अवाशील द्रव है ना, तो द्रव को में जब अवाशील सॉल्यूट मिला रहे हैं, तो सॉल्यूट को तो भूल जाओ उसमें, तो जो जो वेपर बनेगी ना वो सॉल्वेंट की बनेगी उसमें। तो हमेशा वेपर, ये चीज़ आप याद करो, कोई भी सॉल्यूशन है, जैसे वाटर ले रहे हैं हम, तो वाटर को कभी गर्म करना हम, तो वाटर उबलेगा नहीं कभी भी, उसमें से बस भाप निकलती रहेगी, भाप निकलती रहेगी, वो क्या उफान नहीं लेगा कभी भी, उसमें से भाप निकलती रहेगी, क्योंकि वो शुद्ध अवस्था में कभी भी आप पानी को गर्म कर लेना कितना ही, वो कभी भी उबाल नहीं मारेगा, उबाल करके बाहर नहीं निकलेगा, जो भी बर्तन या कंटेनर ले रहे हैं उससे वो बाहर नहीं जाएगा। ये चीज़ आप याद रखोगे, क्योंकि उसमें जो भी वो बॉयल हो रहा है तो वो पानी सॉल्वेंट हो रहा है, तो उसके क्या है, वाष्प दाब में हमेशा अवनमन होता है। तो इसके लिए याद रखोगे आप, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है, ये समानुपाती होता है एक्स सॉल्वेंट के। अब इसको जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है इसको हटाएंगे और एक कांस्टेंट लगाएंगे हम, तो पी नॉट एक्स सॉल्वेंट, ये होता है भैया अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ। ये चीज आप याद रखोगे, ठीक है। अब राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको आगे डिस्क्राइब करूंगा, उससे पहले मैं आपको वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ क्या होता है ये समझो आप। अब जो वोलेटाइल सॉल्यूशन होते हैं ना, वोलेटाइल सॉल्यूशन में क्या होगा कि उसमें जो भी कंपोनेंट उसमें सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। तो अब भैया दोनों के मध्य में इंटरेक्शन, जैसे कम इंटरेक्शन है दोनों के मध्य में, अब इंटरेक्शन को हम एनर्जी देंगे, एनर्जी देने पे क्या, दोनों के मध्य के जो बॉन्ड है वो टूट जाएंगे, दोनों ही वेपर बाष्पशील है तो दोनों की वाष्प बनेगी। अब दोनों की वाष्पशील बनेगी तो उनका जो वाष्प दाब है, पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो वाष्प दाब है ना, वो उसके शुद्ध अवस्था में प्योर फॉर्म की वाष्प दाब और उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। ये चीज हम याद रखेंगे। तो इसके लिए वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि वेपर तो बनेगी दोनों की, तो दोनों के लिए क्या होगा, फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन आप हेडिंग डालेंगे, उसमें क्या होगा, कोई भी जो कंपोनेंट है वो देखो, यदि बिलियन में सॉल्यूशन में क्या, हम जो हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट है इसमें क्या, हम दो पार्ट बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं, टर्नरी की करेंगे तो 3 कंपोनेंट हो जाएंगे, और टेट्राटरी जो 4 वाला होता है उसके लिए करेंगे तो चार हो जाएंगे कंपोनेंट। हमारे जो सॉल्यूशन, जो हमारा सिलेबस का पार्ट है वो है बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या हुआ, जो कंपोनेंट का बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा, जो वेपर प्रेशर बनेगी नहीं, तो वो वेपर जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर जो वाष्प दाब जो बनेगा वो दोनों कंपोनेंट के बराबर ही होगा। तो देखो इसमें क्या होगा, कंपोनेंट अगर कोई भी कंपोनेंट है, तो देखो कंपोनेंट ए है एक तो हमारे पास में, और एक कंपोनेंट है बी, और दोनों वोलेटाइल है, ये दोनों ही वाष्प बनाने के लिए तैयार हैं, इनमें कोई परेशानी नहीं है। इनको टेम्परेचर दो, इनके मध्य के बॉन्ड को तोड़ो और इनकी वेपर बन जाएगी आसानी से। तो इनकी जो वेपर प्रेशर है ना, वो वेपर प्रेशर इनके पर्टिकुलर कंपोनेंट, तो देखो जैसे PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, ये मोल फ्रैक्शन के बराबर है इसके, और जो PB है, PB भी बराबर है, PB भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है XB के। इनका जो वेपर प्रेशर है वो इनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो यहां देखो PA बराबर P नॉट A XA, यहां PB बराबर P नॉट B XB, ये इसके लिए हो जाएगा। अब P नॉट B और XB में देखो टोटल निकालू मैं, P टोटल निकालूंगा, तो P टोटल कैसे निकालेंगे, PA प्लस PB, P टोटल ऐसे निकालूंगा मैं, P टोटल में P और PB का मान रख दो आप, तो P टोटल बराबर P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB,
ये जो पी टोटल है ना, ये निकल गया हमारा वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर टोटल, और ये इनकी प्योर फॉर्म है पी नोट बी की और पी नोट ए ना, इनकी प्योर फॉर्म में जो भी प्रेशर डलेगा, जो भी इनका वेपर जो भी प्रेशर है वो इनका है पी नोट ए और पी नोट बी, और एक्स ए और एक्स बी इनके मोल फ्रैक्शन है भैया। ये चीज़ हमें याद रहनी चाहिए। तो मैं आपके लिए राल्स लॉ समझा चुका हूँ और राल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए बता चुका हूँ। अब मैं बात करूँगा, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इनसे क्या है, ये जो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ये क्या है, हमारे 12th में भी दे रखा है, बीएससी थर्ड ईयर की यूनिट है उसमें भी दे रखा है, फिजिकल केमिस्ट्री की 4th या 5th यूनिट है उसमें भी दे रखा है, और एमएससी सेकेंड सेमेस्टर, एमडीएस यूनिवर्सिटी का सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर है, सेकेंड सेमेस्टर में भी आइडियल सॉल्यूशन का थर्ड सेमेस्टर में दे रखा है। थर्ड सेमेस्टर में आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का हमारे जो है टॉपिक वो दे रखा है। तो हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते क्या हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को समझाना था राल्स लॉ, तो मैंने आपको राल्स लॉ बता दिया। अब राल्स लॉ पे आधारित है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए बात करूं मैं, तो हम हेडिंग डालेंगे आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन डालेंगे, सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं भैया, एक होता है आइडियल सॉल्यूशन, एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है दो प्रकार का, एक तो होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है नेगेटिव डेविएशन वाला, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राल्स लॉ, ऑपोजिट डेविएशन फ्रॉम राल्स लॉ। ये चीज आप एक बार देखेंगे। तो देखो राल्स लॉ में क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जो हर परिस्थिति में, ताप दाब कोई भी परिस्थिति ले लो उसमें क्या राल्स के नियम का पालन करते हैं, उन्हें तो बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और ऐसे सॉल्यूशन जो किसी भी परिस्थिति में राल्स लॉ का पालन नहीं करते उन्हें कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा कि कुछ तो सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन दर्शाते हैं और कुछ होते हैं जो नेगेटिव डेविएशन दर्शाते हैं राल्स लॉ से। तो उसके आधार पर राल्स लॉ इसमें मेन है, राल्स लॉ के आधार पर ही आइडियल नॉन आइडियल आए, ये समझो आप। तो आइडियल सॉल्यूशन तो राल्स के नियम का पालन करेंगे, कोई परिस्थिति हो, ताप दाब दिन रात बरसात गर्मी, वो हमेशा आइडियल सॉल्यूशन राल्स के लॉ का पालन करेंगे, राल्स के नियम का। और ये ऐसे हैं कि ये कुछ परिस्थितियों में तो कर सकते हैं लेकिन कुछ परिस्थितियों में ये फेल हो जाते हैं, तो इनको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब जैसे कोई व्यक्ति में अगर किसी के क्राइटेरिया दे दे, वैसे आइडियल सॉल्यूशन बनाना संभव नहीं है। जैसे देखें हम बात करें तो कोई भी जैसे क्राइटेरिया दे दें हम, किसी व्यक्ति में 10 गुण अच्छे होने चाहिए जैसे, तो अगर उस व्यक्ति में 8 से 9 गुण भी सही बैठ रहे हैं, जो क्राइटेरिया दे रखा है उसके 9 गुण या 8 जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी वो उनका पालन कर रहा है, तो हम उसे आइडियल व्यक्ति, आइडियल मैन कह सकते हैं। और जो व्यक्ति ही कोई परिस्थिति में 2 या 3 या ऐसे गुण मिल रहे हैं उसके, तो उसे नॉन आइडियल या उसे एक सामान्य व्यक्ति कहते हैं हम। तो ऐसी बात सॉल्यूशन की है। तो आइडियल सॉल्यूशन में लिखेंगे आप, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं ऐसे सॉल्यूशन जो हर
परिस्थिति में राउल्ट्स के नियम की पालना करते हैं। तो राउल्ट्स का नियम क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था इनके लिए। देखो पी ए बराबर पी नोट ए एक्स ए, पी बी बराबर पी नोट बी एक्स बी, ये बराबर होते हैं। इनका जो दाब है, ये दाब है, और पी बी है, पी नोट बी, ये सब बराबर होते हैं। तो ये तो पी टोटल इसका। अब पी टोटल निकालेंगे तो जैसे मैं बात करूं राउल्ट्स लॉ की, तो जो वोलेटाइल सॉल्यूशन होते हैं ना, तो वोलेटाइल सॉल्यूशन वाली जो प्रॉपर्टीज है उसका ये यूज करते हैं, तो वो उसको ये खरे उतारते हैं उन बातों पे। तो ये देखो पी क्या होगा, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, ये खरे उतर रहे हैं। तो ये हो गए आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि इनका जो ये जो बराबर है, वेपर प्रेशर है और ये एक्स बी, ये बराबर है। अब पॉजिटिव एडिशन में क्या होगा, पॉजिटिव एडिशन में क्या होगा, देखो जो प्रेशर है पी ए, ये ग्रेटर देन होगा पी नोट ए एक्स ए से, पी बी ये ग्रेटर देन होगा पी नोट बी एक्स बी से। जो पी टोटल है, पी टोटल इसका ऑलवेज ग्रेटर आएगा पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी से। ये चीज आप याद रखोगे। अब जो नेगेटिव डेविएशन वाले हैं, इनमें क्या होगा कि जो पी ए ये लेस देन आएगा पी नोट ए एक्स ए से, पी बी आएगा पी नोट बी एक्स बी से, और जो इनका पी टोटल है वो लेस देन आएगा पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी से। ये चीज आप याद रखोगे। अब आप एक चीज देखो, इनमें जो इंटरेक्शन है ना, इंटरेक्शन की मैं बात करूं तो इंटरेक्शन क्या होता है, इंटरेक्शन है ना इसमें, देखो ये आप याद कर लो, एक बार मैं ऊपर बताता हूं आपको। देखो इनके मत देखो ए बी बी, दो कंपोनेंट है भैया, दोनों कंपोनेंट में क्या होगा, जो ए इंटरेक्शन है बी बी इंटरेक्शन है, अगर इन दोनों को मैं मिला दूं तो इनकी बनेगा ए इंटरेक्शन बी, तो ये बराबर होगा इन दोनों की जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है ना, वो ए अलग अलग, दो व्यक्ति अलग अलग रह रहे हैं, तो अलग अलग जो उनके गुण हैं और उनको मिलाने के बाद जो गुण हैं, अलग अलग भी एक जैसे और मिलाने के बाद भी एक जैसे, तो वो तो हो गए आइडियल सॉल्यूशन। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो इनमें देखो ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन, जो ये इंटरेक्शन है ना ये कम होते हैं, ये ज्यादा होते हैं इन दोनों को मिलाने के बाद में। ये इंटरेक्शन ये ज्यादा होते हैं, अगर इन दोनों को मिला दें तो इससे ज्यादा होंगे। जो इंटरेक्शन में पहले थे वो इंटरेक्शन ज्यादा हैं, बल्कि इन दोनों को मिलाने के बाद में, इन दोनों को मैं मिला दूं तो इंटरेक्शन कम हो जाएंगे, तो ये होगा पॉजिटिव डेविएशन। अगर यही क्रिया क्या हो जाए कि जो पहले जो इंटरेक्शन थे ना ये हो जाए कम भैया, तो ये नेगेटिव डेविएशन दर्शाएगा। तो ये बात कर रहा हूं मैं, तो अर्थात मैं समझाऊं आपको कि ऐसे सॉल्यूशन जिनमें प्रत्येक घटक का जो बासदाब है वो उन दोनों घटकों को मिलाने के बाद भी बासदाब अगर समान रहता है तो राउल्ट्स के जो, तो वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। और अगर उनकी इंटरेक्शन जैसे ए की पहले इंटरेक्शन थी, बी की पहले इंटरेक्शन थी, अगर वो ज़्यादा हो मिलाने से के बाद में, तो मिलाने के बाद कम आएगी, मिलाने के बाद कम आने के बाद में तो पॉजिटिव डेविएशन दर्शाएंगे। अगर वो इंटरेक्शन अगर बढ़ जाए, ए तो अपने आप में कम है, और अगर वो दोनों मिलकर शक्तिशाली हो जाएं तो वो नेगेटिव डेविएशन दर्शाएगा। अगर कोई व्यक्ति मिलके अकेले में तो है कमजोर, और अगर मिलके वो ताकतफुल हो जाए तो होगा पॉजिटिव डेविएशन। अगर मिलकर, वैसे तो वो अकेले में मजबूत है, और अगर वो मिलके हो जाए कमजोर
उससे पहले वाले से कमजोर हो जाएगा तो ये नेगेटिव डेविएशन कहलाएगा। ये चीज आप याद रखोगे। अब इसमें देखो आइडियल सॉल्यूशन में इसके लिए एक टेबल बनाते हैं हम। देखो यहां डालेंगे आप आइडियल सॉल्यूशन, यहां तो डालेंगे आप प्रॉपर्टीज, यहां डालेंगे आइडियल सॉल्यूशन, यहां डालेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल में भी 2 डालेंगे पॉजिटिव और इधर डालेंगे आप नेगेटिव। तो देखो पॉजिटिव में क्या करेंगे, अगर देखो दोनों सॉल्यूशन में आइडियल में क्या होता है कि दोनों सॉल्यूशन को मैं मिला दूं तो जो आयतन में परिवर्तन है, वॉल्यूम चेंज, पहली प्रॉपर्टी डालेंगे वॉल्यूम, तो जो वॉल्यूम है ना इसमें तो आएगा 0, जो वॉल्यूम चेंज है डेल्टा बी बराबर 0, क्योंकि बी एफ माइनस बी आई, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल बराबर इक्वल है, तो ये आएगा 0। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल बराबर है, तो डेल्टा बी आएगा 0। और अगर इसका डेल्टा बी निकालूं मैं वॉल्यूम चेंज, तो इसका आएगा पॉजिटिव और इसका आएगा नेगेटिव, डेल्टा बी मिक्सर आएगा भैया नेगेटिव। ये मिक्सर की बात कर रहा हूं। और फिर मैं बात करता हूं बी सॉल्यूशन। बी सॉल्यूशन में क्या होगा, देखो बी सॉल्यूशन क्या होगा, बी ए प्लस बी, और इसमें जो बी सॉल्यूशन है, बी सॉल्यूशन होगा वो ग्रेटर देन होगा बी ए प्लस बी, और जो इसमें बी सॉल्यूशन होगा वो ये होगा बी ए प्लस बी। ये चीज आप याद रखो। अगर मैं डेल्टा एच की बात करूं एंथैल्पी की, तो डेल्टा एच इसके लिए भैया 0, इसके लिए डेल्टा एच बराबर पॉजिटिव और इसके लिए डेल्टा एच बराबर नेगेटिव। अगर मैं डेल्टा एस की बात करूं एंट्रोपी की, डेल्टा एस एंट्रोपी होती है भैया, डेल्टा एस इसके लिए भी पॉजिटिव, इसके लिए भी पॉजिटिव और इसके लिए भी पॉजिटिव। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। एंट्रोपी जो चेंज है, एंट्रोपी क्या होती है, अव्यवस्था की माप, जो जितना इधर उधर फैला पड़ा हुआ है वही जिसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी, और जो सुव्यवस्थित रूप से बैठा हुआ है उसकी एंट्रोपी होगी कम। तो जो एंट्रोपी है वो क्या होती है, यूनिट ऑफ डिसऑर्डरनेस, अव्यवस्था की माप को बोलते हैं एंट्रोपी। तो एंट्रोपी आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी पॉजिटिव और पॉजिटिव डेविएशन वाले के लिए भी पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन वाले के लिए भी पॉजिटिव। अगर मैं बात करता हूं डेल्टा जी की, गिव्स फ्री एनर्जी क्या होगी, तो इसकी डेल्टा जी बराबर मिक्सर की होगी, इसकी भी नेगेटिव, इसकी भी नेगेटिव और इसकी भी नेगेटिव। डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, तो स्पॉन्टेनियस होगा, ये सभी आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन स्पॉन्टेनियस होते हैं, तो डेल्टा जी भी नेगेटिव होता है। इन पर स्टार डाल लो भैया, इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपको।
ये मोस्ट बात है, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये चीज आप याद रखोगे। उसके बाद में पांचवा जो फाइमा है वो है एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप्स मिक्सर, एजियोट्रॉप मिक्सर। समक्वाथी मिश्रण, समक्वाथी मिश्रण क्या होते हैं भैया, वो मैं बात करूंगा। उससे पहले आप लिखेंगे कि ये तो बनाते ही नहीं है, एजियोट्रॉप्स आइडियल सॉल्यूशन है, बनाते ही नहीं है। ये लो बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, ये लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। और ये बनाते हैं भैया हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। ये चीज आप याद रखोगे। ये 5-7 पॉइंट हो गए। मैंने पहले तो आपको बताए थे इंट्रैक्शन वाले, ए इंट्रैक्शन, बी बी इंट्रैक्शन बराबर ए बी इंट्रैक्शन। आइडियल सॉल्यूशन में होगा ए इंट्रैक्शन बी बी इंट्रैक्शन अगर ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है ए बी इंट्रैक्शन से तो पॉजिटिव डेविएशन दर्शाएंगे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। और अगर ए इंट्रैक्शन बी बी इंट्रैक्शन से ज़्यादा है ए बी इंट्रैक्शन तो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन, तो ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगे आदर्श सॉल्यूशन, अनादर्श सॉल्यूशन से, नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। अब मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या होता है भैया इनकी, आप एग्जाम्पल की बात करते हैं हम इनकी। आइडियल सॉल्यूशन के क्या एग्जाम्पल हैं, नॉन आइडियल के क्या एग्जाम्पल हैं, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये हम बात कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो देखो भैया, यहाँ है आइडियल सॉल्यूशन और इधर लिखूंगा मैं, पहले तो एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं आइडियल सॉल्यूशन, एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। इसके हैं एग्जाम्पल भैया, आप ले लो एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। एथिल ब्रोमाइड प्लस एथिल क्लोराइड, क्लोराइड प्लस एथिल ब्रोमाइड। तीसरा एग्जांपल है एथिल ब्रोमाइड प्लस एथिल आयोडाइड। 4 नंबर का एग्जांपल है इसका C6H5Cl प्लस C7H6H5Br। ये एग्जांपल हो गए इसके। और एग्जांपल की बात करें तो इसके और एग्जांपल हैं एथेनॉल, 5वें नंबर का है इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। 6 नंबर वाला है, ये आइडियल सॉल्यूशन के भैया, ये है इथेनॉल प्लस वाटर। 7 है मीथेनॉल
मिथेनॉल प्लस H2O। 8 नंबर का है इथेनॉल प्लस एसीटोन, इथेनॉल प्लस एसीटोन। 9 नंबर का है कार्बन सल्फाइड प्लस एसिटाल्डिहाइड। 10 नंबर का है बेंजीन प्लस एसीटोन। ये आप बता रही है अब तक। ये भैया पॉजिटिव डेविएशन दर्शाने वाले हैं। 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव डेविएशन दर्शाने वाले हैं। इथेनॉल प्लस वाटर, मिथेनॉल प्लस वाटर, एथिल अल्कोहल प्लस एसीटोन, कार्बन सल्फाइड प्लस एसिटाल्डिहाइड, बेंजीन प्लस CH3CO। ये पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं। 1 2 3 ये आइडियल सॉल्यूशन वाले हैं। ये चीज आप याद रखोगे। इसके बाद में पॉजिटिव में और बताता हूँ आपको। CCl4 ये मिटा दूं। पॉजिटिव डेविएशन में और लिखेंगे। देखो 5 हो गए। 6 नंबर वाला है CCl4 प्लस बेंजीन 7 CCl4 प्लस टोलुइन। ये ऐसे भैया टोलुइन। 8 नंबर का है CCl4 प्लस CaCl3। 9 नंबर का है CCl4 प्लस मिथेनॉल। 10 नंबर का है मिथेनॉल प्लस H2O, मिथेनॉल प्लस H2O। 11 नंबर का है मिथेनॉल प्लस हो गया बेंजीन प्लस एसीटोन, ये हो गया। और बस इतना ही है। और डेविएशन में इतना ही है। अब मैं बात करूंगा नेगेटिव डेविएशन की। नेगेटिव डेविएशन वाले कौन कौन से हैं तो आप समझेंगे। नेगेटिव डेविएशन वाले जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उनके एग्जांपल क्या हैं वो भी आप एक बार समझ लेंगे। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। ये एग्जांपल की बात कर रहा हूँ मैं अभी। इंटरेक्शन कम है इनके। तो देखो ये हैं CHCl3 प्लस एसीटोन। दूसरा नंबर का है H2O प्लस HCl। 3 नंबर वाला है H2O प्लस HNO3। 4 नंबर वाला है एसिटिक एसिड
प्लस मीथेनॉल 5 नंबर है एसिटिक एसिड प्लस पिरिडीन C6H5N। 6 नंबर वाला है एसीटोन प्लस एनिलीन C6H5NH2। ऐसे बनती है भैया एनिलीन, NH2 जोड़ दो ऊपर, NH2 है ये। 6 हो गए। 7 नंबर वाला है क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। 8 नंबर का है CH क्लोरोफॉर्म प्लस C2H5O C2H5 एथाइल एस्टर हो गए 9। क्लोरोफॉर्म प्लस एसिटिक एसिड। तो मैंने बात की थी आपसे एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में आइडियल सॉल्यूशन के बता दिए। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, जो समान एटॉमिक नंबर होता है ना उनके बराबर होता है। जैसे साइक्लो, जैसे हेक्सेन है और हेप्टेन है वो बराबर हैं। और जैसे इथेनॉल वगैरह के साथ में मीथेनॉल भी बराबर सी होती है तो वो भी हो जाएगी उसके। अब इसमें इंट्रैक्शन में जैसे पॉजिटिव वाले में बताए थे मैंने, जो इथेनॉल है साइक्लोहेक्सेन है, एथेनॉल प्लस वाटर हो जाएगा और इथेनॉल प्लस एसीटोन हो जाएगा और मीथेनॉल प्लस H2 हो जाएगा। ये पॉजिटिव डेविएशन वाले हो जाएंगे। और नेगेटिव डेविएशन में देखो जैसे क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन हो गया, वाटर प्लस HCl हो गया, वाटर प्लस HNO3 हो गया, एसिटिक एसिड और मीथेनॉल हो गया, एसिटिक एसिड और पिरिडीन हो गया और एसीटोन प्लस ये एनिलीन हो गया भैया। और एक क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म प्लस ये ईस्टर हो गया, एथिल ईस्टर एथिल वाला, और क्लोरोफॉर्म प्लस एसिटिक एसिड हो गया। ये मैंने आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन को आपको डिस्क्राइब कर दिया है। अब हम बात करते हैं ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण क्या है आपको याद करना है। ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे एग्जाम्पल से बनते हैं तो वो याद कर लेंगे। और एक चीज़ याद करेंगे, डेल्टा एस सभी के लिए पॉजिटिव और डेल्टा जी सभी के लिए नेगेटिव। ये चीज़ भी हम याद कर लेंगे। अब मैं आगे बात करता हूँ इनके ग्राफीय निरूपण। तो देखो भैया ग्राफीय निरूपण में क्या होता है। ग्राफीय निरूपण क्या होता है इनका, देखो ये खींच लो ग्राफ, ये लो, यहां ले लो एक्स ए और एक्स बी, एक्स ए बराबर और एक्स बी, और यहां भी ले लो एक्स ए बराबर एक्स बी, ये भी बराबर ले लो। अब एक्स ए वाला है तो यहां ले लो भैया पी नॉट बी। यहां तो लेंगे हम, इधर से खींचेगा ये तो पी नॉट बी शुद्ध अवस्था, और ये थोड़ा ऊपर लेते हैं पी नॉट ए। जो ग्राफ वाला जो सिस्टम है ना वो पी ए बराबर पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी, ऐसे ही खींचता है वो। तो इसको पी नॉट ए एक्स ए माइनस पी नॉट एक्स बी और पी नॉट, समझो इसको, पहले इसको समझो आप। ये हटा दो, मैंने आपको बताया था, देखो पी नॉट बी और पी नॉट ए। अब यहाँ एक्स से एक्स ए यहाँ है, एक्स ए यहाँ है, तो एक्स ए का मान यहाँ 0 तो वहाँ 1, एक्स बी यहाँ 0 तो यहाँ 1। तो ये ग्राफ चलेगा भैया टेढ़ा हो गया। ये ले लो पी नॉट ए,
एक चला दो यहाँ से पी नॉट, इन दोनों को जो मिलाएंगे ना ये ग्राफ हो जाएगा भैया थोड़ा ऊपर। पी नॉट ए, पी टी बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स। ये इसके लिए ग्राफ निरूपण हो गया आइडियल सॉल्यूशन के लिए। आइडियल सॉल्यूशन ये हमको याद करना भैया, कैसे भी साम दाम दंड भेद। इसमें क्या करेंगे देखो, इधर पी नोट ए का है, पी नोट ए एक्स ए के लिए निकाल रहे हैं तो एक्स ए यहाँ 0 होगा और इसके लिए होगा 1, उल्टा से होगा इसमें, और यहाँ एक्स ए होगा 1 और यहाँ होगा 0। तो वहाँ पे एक बार लिखेंगे। इसमें क्या होगा कि जो एक्स ए वो देखो इधर बढ़ रहा है भैया, और जो एक्स भी है ना वो 0 से इधर बढ़ रहा है। देखो यही ग्राफ बता रहा है हमारा बढ़ता हुआ और ये बढ़ता हुआ। अब मैं बात करता हूँ पॉजिटिव डेविएशन की। पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा कि आपको कुछ नहीं करना, इसको तो ले जाओ यहाँ ऊपर होके, इसको भी इसके ऊपर होके ले जाओ, इसको भी इसके ऊपर होके ले आओ। तो देखो इसको कैसे डिनोट करेंगे हम, पी टी ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसको ऐसे डिस्क्राइब कर देंगे। और इसका देखो ये ऐसे बना दिया तो देखो ये ऊपर होकर बन रहा है तो पी ए ग्रेटर देन, देखो पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, ये बराबर है यहाँ पी ए बराबर ग्रेटर देन है पी नॉट ए और एक्स ए, पी नॉट ए और एक्स ए। ये हो गया। ऐसे इस पे लिख लोगे आप, यहाँ लिख लोगे पी बी इक्वल ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी, कोई परेशानी नहीं है। ये तो हो गया भैया पॉजिटिव डेविएशन वाला, पॉजिटिव डेविएशन ये हमें याद करना है। अब बात आती है नेगेटिव डेविएशन वाली, तो इसको ले जाओ नीचे से, इन सभी को इसके नीचे से डाल दो, इनको नीचे से लगा दो। इसका कहने का मतलब हो गया भैया जो पी ए ना पी टी पी टोटल ये कम है पी नॉट ए एक्स ए से प्लस पी नॉट बी एक्स। मैंने इसमें एक में ग्राफ में काम कर दिया, आप अलग अलग ग्राफ में काम कर देंगे ऐसा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन को विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ बता दिया आपको। इसको निकालते कैसे वो भी मैंने बता दिया आपको। इसके लिए आप फॉर्मूला, अब मैं बात करता हूँ एजोट्रॉप्स की। इसके बाद क्या होता है, एजोट्रॉप्स। एजोट्रॉप्स क्या होते हैं, एजोट्रॉप्स ऐसे होते हैं कि दो या दो से अधिक कोई भी पदार्थ हैं उनको हम मिला दें और वो एक जो शुद्ध अवस्था में जो द्रव है, वाटर है जैसे, उसकी तरह ही बिहेव करें, उसकी तरह ही उबलें। तो ऐसे जो मिश्रण हैं उनको बोलते हैं हम एजोट्रॉप्स। एजोट्रॉप्स में जो एजोट्रॉप्स हैं उनके जो मोल फ्रैक्शन है, मोल भिन्न, और जो गैसीय प्रावस्था में उनके जो मोल, गैसीय प्रावस्था है दोनों की, गैसीय प्रावस्था और दोनों की जो मोल भिन्न है वो क्या बराबर होती हैं भैया। विलयन प्रावस्था में घटकों के मोल भिन्न समान होती हैं और समक्वाती मिश्रण की गैसीय प्रावस्था भी समान होती है। गैसीय प्रावस्था भी को मतलब समझाऊं मैं तो अर्थ देखो एक्स ए बराबर एक्स बी, ये तो मोल बराबर हो गए उनके गैसीय प्रावस्था में, और बाई ए प्लस बाई बी,
ये उनकी प्रावस्था भी सेम हो गई। तो मैं क्या कहूँ, दो या दो से अधिक द्रवों का ऐसा मिश्रण जो एक शुद्ध द्रव की भांति उबलते हों, दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जो एक शुद्ध द्रव की तरह एक निश्चित तापमान पर उबलते हों, समक्वाथी मिश्रण कहलाते हैं, एजोट्रॉप्स कहलाते हैं। और उनकी जो विलयन प्रावस्था है और विलयन प्रावस्था में जो मोल है गैसीय प्रावस्था वाले, वो बराबर होते हैं। तो x से बराबर एक्स भी और बाई ए बराबर बाई भी, ये बात आपको मैंने बता दी। और जो ऐसे द्रव होते हैं भैया, ऐसे द्रवों को हम क्या है, प्रभाजी आसवन द्वारा आसानी से पृथक नहीं कर सकते, उनको प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, ये चीज हम याद रखेंगे। और ये मिश्रण क्या है, दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लो बॉइलिंग पॉइंट वाले एजोट्रॉप्स, एक होते हैं हाई बॉइलिंग वाले एजोट्रॉप्स। लो बॉइलिंग वाले जो एजोट्रॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जैसे वाटर प्लस इथेनॉल को मिलाएंगे, तो जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो तो होता है 78.6 डिग्री सेंटीग्रेड इथेनॉल का, और जो वाटर होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है। और जो अगर इन दोनों को मिला दें तो जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है वो आता है 78.1। तो यह के दोनों से कम आ रहा है, तो ये हो गए लो बॉइलिंग पॉइंट वाले एजोट्रॉप्स। और अगर मैं बात करूं हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले एजोट्रॉप्स, तो हाई बॉइलिंग वाले एजोट्रॉप्स में क्या होता है कि अगर हम मिक्सर ले लें HNO3 का और वाटर का, तो HNO3 तो क्या है भैया का बॉइलिंग पॉइंट है वो तो होता है 358 केल्विन, और वाटर का होता है 373 केल्विन। अब इनको अगर दोनों को मिक्स कर देना, तो मिक्स करने के बाद जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आता है 393.5 केल्विन। अब 393.5 जो केल्विन है वो दोनों से ज्यादा आ रहा है, वाटर से भी ज्यादा आ रहा है और HNO3 से भी ज्यादा आ रहा है, तो ये हो गए हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले एजोट्रॉप्स। तो मैं अगर बात आपको एक बार लिखा दूं इनको, तो आप इनको याद कर लेना। तो देखो लो बॉइलिंग पॉइंट वाले एजोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो आप हेडिंग डालेंगे लो बॉइलिंग पॉइंट वाले एजोट्रॉप्स। लो बॉइलिंग पॉइंट वाले एजोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप्स वाटर प्लस इथेनॉल, इन दोनों को मिला दो भैया। वाटर का बीपी होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इथेनॉल का होता है 78.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर दोनों को मिला दिया तो जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है भैया वो आता है 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमें याद करना है। ये हो गए लो बॉइलिंग पॉइंट वाले एजोट्रॉप्स। अब मैं बात करता हूँ हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले एजोट्रॉप्स। हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले एजियोट्रॉप्स, इसमें क्या करते हैं, HNO3 को ले लेता हूं मैं प्लस वाटर को ले लेता हूं भैया। डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में 100 का अंतर होता है, 100 जो 273 जोड़ दो वो आगे बढ़ जाएंगे। तो देखो इसका है 358 केल्विन और इसका है 373 केल्विन, इन दोनों को मिला दिया तो आ गया 393.5 केल्विन। ये हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले एजोट्रॉप्स हैं, ये लो बॉइलिंग वाले एजोट्रॉप्स हैं। अर्थात मैंने आपको परिभाषा ही बता दी इनकी कि दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जो एक द्रव की भांति एक निश्चित तापमान पर उबलते हैं और उनकी गैसीय प्रावस्था में मोल और विलयन अवस्था दोनों की बराबर होती है, वो एजियोट्रॉप्स कहलाते हैं, समक्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। ये मैंने आपके सामने बात कर ली थी। अब मैं बात करता हूँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है भैया, आज हम स्टार्ट करते हैं। जो मेन हेडिंग है वो है, देखो मैंने आपको सारी कंसंट्रेशन की टर्म बता दी, हेनरी लॉ बता दिया, राउल्ट्स लॉ बता दिया, राउल्ट्स लॉ वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए भी बता दिया और नॉन वोलेटाइल के लिए भी सब बता दिया।
और उसके बाद में मैंने इनके आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन बता दिए, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दिया, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल बता दिए, नॉन आइडियल के एग्जाम्पल बता दिए, और मैंने आपको एजियोट्रॉप्सी बता दिया। आप ये चीज़ें याद रखोगे। अब हेडिंग डालेंगे आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है भैया? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होगा कि ऐसी प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो उसमें जो सॉल्यूट के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसे बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? आप हेडिंग डालेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं भैया जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। उनको भैया ओनली नंबर से मतलब है, उनको ना अणुभार से मतलब है, ना उसकी कंसंट्रेशन से मतलब है, उनको तो चाहिए कण। तो भैया सॉल्यूट के 10 पार्टिकल घुले हुए हैं तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, 50 पार्टिकल घुले हुए हैं तो हो गई, उसमें कंसंट्रेट सॉल्यूशन में घुले हुए हैं या डाइल्यूट सॉल्यूशन में घुले हुए हैं, इनसे उनका कोई मतलब नहीं है भैया। ओनली मतलब है उनका कणों की संख्या पर। तो आप हेडिंग डालेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो देखेंगे द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन which depends on the number of particles। मैंने क्या बात कही कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड्स करती हैं वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती हैं। अगर मैं अन्य शब्दों में कहूँ तो कहूँगा अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी which depends on the number of particles present in the solution and not in any way on the size, chemical properties, फिजिकल नेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड्स नहीं करती हैं, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। अर्थात एक ही शब्द में कह दूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ओनली नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मैं इस पर जोर इसलिए दे रहा हूँ, इसका क्वेश्चन 2018 में लैब असिस्टेंट में पूछा गया है। लैब असिस्टेंट 2018 का पेपर देख लेना, आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एटॉमिक नंबर पे बात करती है, एटॉमिक मास पे बात करती है, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे बात करती है, या नन ऑफ दीज। ये आपके ऑप्शन थे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर प्रेजेंट डिपेंड्स करती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरीके की हमारे कोर्स में, तो वो हैं लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी है एलिवेशन इन दी बॉइलिंग पॉइंट, तीसरे नंबर वाली है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और जो 4 नंबर वाली है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। हम सीधे सीधे इनके फॉर्मूलों की बात करते हैं और ओनली फॉर्मूले ही काम आएंगे। तो देखो पहली डालेंगे आप लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। आज पहली मैं बात करता हूं आपके सामने। पहली है लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। लॉरिंग इन वेपर प्रेशर आज इसकी बात कर लेते हैं हम। तो लॉरिंग इन वेपर प्रेशर में क्या होगा कि बात वहीं आ गई घूम फिर के भैया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन को हम किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है का मिक्सर है, उसको हम मिला रहे हैं किसी सॉल्यूशन में, तो बास दाब में क्या कमी आती है। बास दाब में कमी आने का कारण है भैया इंटरेक्शन का ना होना, या तो फिर इंटरेक्शन का मजबूत होना, या इंटरेक्शन के लिए साइटें ही प्रेजेंट ना होना, जिससे क्या वेपर प्रेशर कम होगा। तो इसके लिए राउल्ट्स लॉ सबसे उत्तरदायी है। तो आप हेडिंग इसकी शुरू से डालोगे राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ में क्या होंगे, इन कांस्टेंट टेम्परेचर हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट देयर वेपर प्रेशर आर डिपेंड्स ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड लॉरिंग
इट्स कॉल्ड इन लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर में कमी हो रही है एवासी द्रव रखने पे, नियत ताप पर हो रही है। तो अब मैं सीधी बात करता हूँ, पी सॉल्यूशन इस समानुपाती होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल पी नॉट एक्स बलाय एक्स सॉल्वेंट, एक्स सॉल्वेंट होता है तो पी एस बराबर पी नॉट एक्स सॉल्वेंट, ये इसका कांस्टेंट लगा देंगे। कांस्टेंट लगाने के बाद में एक्स सॉल्वेंट ज्ञात कर लेंगे। एक्स सॉल्वेंट में क्या होगा, एक्स सॉल्वेंट ज्ञात कर लेंगे। अब एक्स सॉल्वेंट है ये मोल फ्रैक्शन है भैया, मोल फ्रैक्शन है, ये आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है ये। मोल फ्रैक्शन में क्या होगा, एक्स सॉल्वेंट क्या होता है भैया, एक्स सॉल्वेंट क्या होता है 1 माइनस एक्स सॉल्यूट, एक्स सॉल्यूट, एक्स सॉल्यूट होता है। ये चीज यहाँ पे आप करोगे। एक्स सॉल्यूट के बाद क्या होगा, इसको ये जो वैल्यू है 1 नंबर डाल दो, इसको पुट इन दी वैल्यू इन दी, इसमें पुट इन दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 डाल दूं इसको मैं, ये मैंने निकाली है यहाँ से। तो देखो पी एस बराबर क्या आ गया, पी नॉट 1 माइनस एक्स सॉल्यूट, एक्स सॉल्यूट इसका मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें, तो पी नॉट माइनस पी नॉट एक्स सॉल्यूट, एक्स सॉल्यूट पी एस बराबर, ठीक है। तो पी एस जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो जो सॉल्वेंट है उसकी मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। मोल समानुपाती इस तरह घटाऊंगा तो पी नॉट शुद्ध अवस्था में जो द्रव है उसका मैं वो डाल दूंगा कांस्टेंट, तो पी नॉट आ गया। तो पी एस बराबर पी नॉट एक्स सॉल्वेंट, एक्स सॉल्वेंट क्या होता है 1 माइनस एक्स सॉल्यूट, एक्स सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मैंने कल आपको बताई थी, एक्स से प्लस एक्स भी बराबर होता है 1, और 1 के बाद में अगर मुझे एक्स से निकालना है तो 1 माइनस एक्स भी, और एक्स भी निकालना है तो 1 माइनस एक्स से कर लेंगे। ये चीज मैंने यहाँ लिख दी है। अब इसके बाद में इसमें क्या होगा, पक्षांतरण होगा इधर उधर, बाकी कुछ नहीं होगा। उसके बाद देखो आगे बात करता हूं मैं, ये है। अब देखो इसमें पी नॉट, देखो मैं पी नॉट को इधर ले जाता हूँ, पी नॉट माइनस पी एस बराबर पी नॉट एक्स सॉल्वेंट, सॉल्यूट हो गया सॉल्यूट, और पी नॉट को भी मैं इधर ले जाता हूँ नीचे, तो पी नॉट अपॉन पी नॉट, तो ये क्या हो गया, ये जो टर्म है ये हो गई लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये जो ये, तो ये हो गई लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बाद क्या होगा, तो ये जो टर्म है ये आ गई भैया, ये जो टर्म है ऊपर वाली पी नॉट माइनस पी एस वाली, यहाँ पी नॉट रहने दो, तो ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गई। अब इसके बाद में आगे क्या होगा कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एक्स सॉल्यूट, ये सॉल्यूट की बात कर रहा हूं मैं, सॉल्यूट की बात करने पा गया ये, इस टर्म को क्या बोलेंगे टोटल को, तो लोअरिंग, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब एक्स सॉल्यूट क्या होता है भैया, एन सॉल्यूट, एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, ये होता है भैया एक्स सॉल्यूट। अब ये क्या सॉल्यूट है ना, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ज्यादा है इसमें, तो कैपिटल एन इज ग्रेटर देन एन, तो एन इजकल एन बराबर कैपिटल एन, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। पुट करने के बाद में क्या होगा देखो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एन सॉल्यूट, एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट, एन सॉल्वेंट। अब एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट को आप क्या कर सकते हो, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू में इधर कैपिटल एम डब्ल्यू सॉल्वेंट के लिए लिख रहा हूँ, और कैपिटल डब्ल्यू, अर्थात जो पी नॉट माइनस पी एस है, पी नॉट माइनस पी एस बराबर पी नॉट बराबर
डब्ल्यू सॉल्यूट अपॉन एम डब्ल्यू सॉल्यूट इनटू एम डब्ल्यू सॉल्यूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये आप याद कर लोगे भैया, ये रिलेशनशिप आप याद कर लोगे, ठीक है। अगर मैं इसको आपको और आगे एक रिलेशन और बताता हूँ इसका मोलिलिटी के साथ में, तो मोलिलिटी के साथ में इसका रिलेशन क्या होता है भैया, देखो मैं सारा कुछ पढ़ा चुका हूँ आपको मोलिलिटी वगैरह। तो मोलिलिटी में देखो भैया मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो डब्ल्यू अपॉन एम। अब मैं क्या करूँ, इसके भाग में यहाँ भी 1000 का गुणा कर दूं और यहाँ भी 1000 का कर दूं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट अपॉन बराबर स्मॉल एम, मोलिलिटी बोलते हैं इसको भैया, कहीं ना कहीं आपको दिख रही होगी ये, डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू। ये सॉल्वेंट का वेट है, तो मैंने आपको बताया था 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं मोलिलिटी, मोललता। मोललता वाली आपको टर्म दिख रही है, और स्मॉल एम इंटू एम डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट अपॉन 1000। या तो आपके समझ में आ गया ना, ये याद कर लेना आप, ये आपको याद रखना है भैया हमेशा। मैं इसका एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, आपको समझ में आ जाएगी। दो फॉर्मूले इससे ड्राइव हो रहे हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर डब्ल्यू सॉल्यूट अपॉन एम डब्ल्यू सॉल्यूट इनटू एम डब्ल्यू सॉल्वेंट अपॉन डब्ल्यू सॉल्वेंट। अब जो डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू सॉल्वेंट को बोलते हैं हम एम, मोललता। 1 kg सॉल्वेंट में ब्लैक के कितने मोल प्रेजेंट है उसे बोलते हैं मोललता। तो मोललता वाली टर्म आ गई। अब एम डब्ल्यू बचा है इसमें, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और 100 का भाग दे देंगे इसमें, ये आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे आप, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का कोई भी मोलल सॉल्यूशन दे रखा है, उसके लिए हमें वेपर प्रेशर याद करना है सॉल्यूशन का। तो आप क्वेश्चन डालेंगे इन 100 डिग्री सेंटीग्रेड कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन 1 मोलर सॉल्यूशन। तो देखो भैया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखो भैया क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे रखा है, मोलल सॉल्यूशन है, मोलल सॉल्यूशन, मोलल सॉल्यूशन है, मोलल एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन है। तो कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आप याद करोगे। देखो पी नोट दे रखा है इसमें 1 atm, कुछ नहीं दे रखा हो तो 1 atm मानेंगे, और 1 atm बराबर होता है भैया 760 mmOHg और 760 टॉर, ये बराबर होता है 1 atm। और पी नोट दे रखा है 1 m, और इसका देखो पी एस हमें कैलकुलेट करना है भैया, और स्मॉल एम दे रखा है 1, और वाटर का एम डब्ल्यू दे रखा है भैया सॉल्वेंट। जब कुछ नहीं दे रखा हो तो पानी लग जाएगा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, अर्थात हम इसका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसका कैसे पता करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह हम पानी से लेते हैं, पानी में सब घुलता है भैया, समान को घोलता है, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर को घोलता है, ये समान याद रखोगे, समान में घुलेगा। ये दे रखा है, अब मैंने पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर स्मॉल एम इंटू एम डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000, ये आपको याद करना है। तो देखो अब इसमें पी नॉट का मान दे रखा है 1, पी एस का मान हमें ज्ञात करना है, पी नॉट का मान दे रखा है 1, एम दे रखा है, मोलर सॉल्यूशन कितने का है 1 एम का है, एम डब्ल्यू कितना है कुछ नहीं दे रखा तो 18 पानी का, और 1000 का भाग दे देंगे इसमें भैया। तो ये निकल रहा है 1 माइनस पी एस बराबर 18/100। एक का भाग दे लो, क्या फर्क पड़ेगा इसमें, 1000 का गुणा कर दो भैया, 1000 का गुणा करने पे क्या आ रहा है, देखो 1000 माइनस 1000 पी एस बराबर 18 माइनस 1000 पी एस, सॉल्यूशन का निकालना है नहीं हमें प्रेशर, तो 18 माइनस 1000, ये बच गया 982, और ये पी एस बच गया भैया, इसको बटे में डाल दो -1000, इससे ये कट गया। तो पी एस कितना आ गया भैया, पी एस आ गया अपना 0.982 atm, ये हमारा आंसर आ गया भैया। अर्थात हमें कुछ नहीं दे रखा हो उसमें
तो हम कैसे याद करेंगे, देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड मोलर सॉल्यूशन है और कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर एक्वस सॉल्यूशन है। पी नॉट 1 एटीएम मान लेंगे क्योंकि हमेशा हमारे ऊपर 1 एटीएम जो प्रेशर है वो काम करता है, तो 1 एटीएम हो गया। और 1 एटीएम के बाद पीएस क्या हो गया, पीएस हमें ज्ञात करना है। और मोलरिटी अगर कुछ नहीं दे रखी हो तो मोलरिटी का मान दे रखा है 1, क्योंकि 1 मोलर सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन। एम का मान ज्ञात करने के बाद में आपको ये वैल्यू पुट कर देंगे। 18 वाटर का मोलिकुलर वेट होता है, एच का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। 2 एच एक ऑक्सीजन है, 2 एच का हो गया 2 और ऑक्सीजन का हो गया 16, तो ये 18 हो गया। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एम इंटू एम डब्ल्यू ऑफ वाटर अपॉन 100,000। 1 माइनस पी एस बराबर 18 बटे 1000, 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे बजे गुणा करके। 1000 माइनस 1000 पी एस बराबर 18, 1000 को उधर भेज देंगे, माइनस में जाएगा, 18 माइनस 1000 हो जाएगा, 982 आ जाएगा। पीएस के माइनस में दे रखा है 1000 का भाग दे देंगे उसमें, 1000 को भाग देने पर 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ गया भैया 982.982 एटीएम प्रेशर उस पर काम कर रहा है मोलर सॉल्यूशन पे। तो आज मैंने आपके सामने सारी बातें कर ली हैं। अब हम कल बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इसके बाद बात करूंगा मैं ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर में ही आएगा आपका बांटा फैक्टर। बांटा फैक्टर भी बहुत काम की चीज़ है। हम आपको अगर बांटा फैक्टर भी समझाऊंगा और उसके बाद में हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा कंप्लीट। इससे सारे जो क्वेश्चन बनेंगे वो आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। आज रखते हैं यहीं तक। गुड नाइट, थैंक यू, हैव ए गुड नाइट, राम राम साहब।